पुणे के एक बेहद व्यस्त इलाके में एक साधारण से सीसीटीवी कैमरे ने हाल ही में कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया है जिसने मतलब सच में पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत ही विचलित करने वाली घटना है। एक 65 साल का बुजुर्ग, एक 4 साल की मासूम बच्ची और एक ऐसा अपराध जो हमारे समाज के उस तथाकथित सुरक्षा घेरे की धज्जियां उड़ा देता है। हाँ। जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं। सही कहा। ठीक है, इसे थोड़ा समझते हैं। आज हम इस डीप डाइव में सिर्फ एक क्राइम न्यूज नहीं पढ़ रहे हैं। हमारे पास 3 मई 2026 की आज तक की एक विस्तृत रिपोर्ट है। हाँ। और इस घटना के बहाने हम अपनी पूरी न्याय प्रणाली, प्रशासन और समाज की प्रतिक्रिया का एक बहुत बड़ा परीक्षण करने वाले हैं। मतलब एक भयानक अपराध होने से लेकर सड़क पर भड़के जनता के आक्रोश और फिर राष्ट्रीय आयोगों की अचानक एंट्री तक, ये सब एक चेन रिएक्शन की तरह सामने आया है। देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह मामला सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि इस बारे में है कि जब हमारा सिस्टम फेल होता है, जो कि यहाँ हुआ, तो उसके बाद की प्रशासनिक और कानूनी मशीनरी असल में कैसे काम करती है। हाँ, बिल्कुल। आज की चर्चा में हम उस पूरी प्रक्रिया की चीरफाड़ करेंगे। सीसीटीवी की उस डिजिटल गवाही से लेकर फास्ट ट्रैक अदालतों की असली हकीकत और नए कानूनों के काम करने के तरीके तक हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि संस्थाएं संकट के समय में असल में कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं। तो चलिए सबसे पहले घटना के उन तथ्यों को स्थापित करते हैं जो रिपोर्ट में सामने आए हैं। यह महाराष्ट्र के पुणे जिले की घटना है। एक 65 वर्षीय मजदूर 4 साल की बच्ची को मतलब खाने का लालच देकर अपने साथ एक पशुशाला में ले जाता है, यानी जानवरों के तबीले में। जी हाँ, दुष्कर्म और हत्या जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया जाता है और शव को उसी पशुशाला में छिपा दिया जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी का पहले से एक आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हम बाद में विस्तार से बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और 7 मई तक की इन कस्टडी मिल गई है। यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब हम एक खतरनाक अपराधी की कल्पना करते हैं तो अक्सर दिमाग में किसी डरावने चेहरे की तस्वीर बनती है ना? बिल्कुल, हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी है। लेकिन यहाँ एक 65 साल का बुजुर्ग है। मतलब कोई भी बच्चा स्वाभाविक रूप से एक बुजुर्ग पर दादा या नाना समझकर आसानी से भरोसा कर लेगा। हाँ, और इसे मनोविज्ञान और अपराध शास्त्र की भाषा में द बेनालिटी ऑफ इविल यानी बुराई का सामान्यीकरण कह सकते हैं। सबसे खतरनाक अपराधी अक्सर वो नहीं होते जो किसी फिल्म के विलेन जैसे दिखते हैं। हाँ, वो तो हमारे आसपास ही होते हैं। बिल्कुल, बल्कि वो होते हैं जो भीड़ में बिल्कुल सामान्य या यहाँ तक कि बहुत कमजोर नजर आते हैं। अब एक बुजुर्ग व्यक्ति पर शक की गुंजाइश सबसे कम होती है। सही बात है। वो बच्ची के लिए किसी भी तरह से खतरा नहीं लग रहा होगा, और यही कारण है कि परिचित या फिर हानिकारक दिखने वाले लोग अक्सर बच्चों के खिलाफ ऐसे अपराधों को अंजाम दे पाते हैं, क्योंकि वे उसी बुनियादी सामाजिक भरोसे को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। और जब इस भरोसे का कत्ल होता है तो मानवीय गवाह अक्सर मतलब वो काम नहीं आते। इस मामले में भी जब परिवार ने बच्ची की तलाश शुरू की तो आसपास के उस मानवीय सुरक्षा घेरे ने कुछ नहीं देखा। किसी को कुछ पता नहीं था। कोई सुराग नहीं था उनके पास शुरुआती घंटों में। लेकिन पास के ही एक घर में लगा सीसीटीवी कैमरा उस मूक गवाह की तरह सामने आया। फुटेज में वो व्यक्ति बच्ची को ले जाते हुए साफ दिखा। मेरा मानना है कि सीसीटीवी कैमरा यहाँ उस मानवीय विफलता की, उस कमी की भरपाई कर रहा था जहां समाज सो रहा था। देखिए, इन्वेस्टिगेशन साइंस में शुरुआती 24 से 48 घंटों को गोल्डन आवर कहा जाता है। अच्छा। इन शुरुआती घंटों में डिजिटल फुटप्रिंट ने कैसे काम किया, यह समझना बहुत जरूरी है। अगर हम पारंपरिक जांच की बात करें जो पहले हुआ करती थी, तो पुलिस को मोहल्ले के सैकड़ों लोगों से पूछताछ करनी पड़ती, और अक्सर लोग पुलिस के पचड़े में पड़ने से बचते हैं। बिल्कुल, इसे ही कानूनी भाषा में हॉस्टाइल विटनेस की समस्या कहते हैं। लोग डर के मारे कुछ बताते नहीं हैं। ये पता लगाने में ही हफ्तों लग जाते कि बच्ची असल में गई किसके साथ। हाँ, और तब तक अपराधी शायद शहर ही छोड़ देता। एकदम सही। लेकिन तकनीक ने उस पूरी लंबी प्रक्रिया को बायपास कर दिया। सीसीटीवी ने केवल अपराधी की पहचान ही नहीं की, बल्कि पुलिस को एक निश्चित टाइमलाइन दे दी, एक दिशा दे दी, जिससे गिरफ्तारी तुरंत संभव हो सकी। भले ही तकनीक ने अपराधी को कुछ ही घंटों में सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, लेकिन जब ये खबर समाज में पहुंची तो एक अलग ही तरह का विस्फोट हुआ। रिपोर्ट आगे बताती है कि घटना के बाद पुणे के उस इलाके में सैकड़ों ग्रामीण पुलिस चौकी के बाहर जमा हो गए, जो कि बहुत स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया है इतने बड़े अपराध के बाद। हाँ, लेकिन उनका गुस्सा सिर्फ नारेबाजी तक सीमित नहीं था। उन्होंने मुंबई, बेंगलुरु जैसे बेहद व्यस्त नेशनल हाईवे को पूरी तरह जाम कर दिया और उनकी एक
बहुत ही हैरान करने वाली मांग थी कि पोस्टमार्टम होने से पहले ही आरोपी को फांसी दे दी जाए। ये काफी कुछ कहता है हमारे समाज की मानसिकता के बारे में। मैं यहाँ थोड़ा रुककर इस पर सवाल उठाना चाहूंगी। मैं लोगों का गुस्सा समझ सकती हूँ, एक महिला होने के नाते भी और एक नागरिक होने के नाते भी, लेकिन मुंबई बेंगलुरु जैसा नेशनल हाईवे ठप कर देना और बिना किसी कानूनी प्रक्रिया या मेडिकल जांच के सीधे मौत की सजा की मांग करना, क्या ये भीड़ तंत्र या मॉब जस्टिस की तरफ नहीं जा रहा है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मेरा मतलब है, पुलिस का प्राथमिक काम शांति व्यवस्था बनाए रखना और वैज्ञानिक तरीके से जांच करना है, या फिर सड़क पर ही सजा मुकर्रर कर देना? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ एक दिन का या एक घटना का गुस्सा नहीं है। समाजशास्त्र में इसे कलेक्टिव ट्रॉमा और सिस्टमैटिक फ्रस्ट्रेशन कहा जाता है। मतलब ये गुस्सा बहुत समय से पनप रहा था। बिल्कुल। जब भीड़ पोस्टमार्टम से पहले फांसी की मांग कर रही है तो वो असल में फोरेंसिक साइंस या मेडिकल प्रक्रिया का विरोध नहीं कर रही है, वो उस प्रक्रिया का विरोध कर रही हैं जो हमारे देश में अक्सर देरी का पर्याय बन चुकी है। हाँ, तारीख पे तारीख वाला जो हमारा सिस्टम है। लोगों के अवचेतन में निर्भया या ऐसे अन्य मामलों की लंबी अदालती लड़ाइयों की यादें बिल्कुल ताजा रहती हैं। वो डरे हुए हैं। यानी उनका मानना है कि एक बार मामला फाइलों में दर्ज हो गया तो वो बस कानूनी दांव पेच में ही उलझ कर रह जाएगा और न्याय कभी नहीं मिलेगा। सटीक। लोग प्रक्रियात्मक न्याय यानी कोर्ट कचहरी के उन लंबे रास्तों से थक चुके हैं। इसके बजाय वे दृश्यमान न्याय या विजिबल जस्टिस चाहते हैं। अच्छा, इसीलिए हाईवे जैम किया गया? हाँ, जब वे किसी व्यस्त नेशनल हाईवे को रोकते हैं तो उनका मकसद सिर्फ ट्रैफिक रोकना नहीं होता। ये सत्ता और प्रशासन की उस बड़ी मशीनरी का ध्यान खींचने का एक हताश प्रयास होता है। एक तरह का पावर प्ले है ये। बिल्कुल। वो ये संदेश दे रहे हैं कि अगर इस बच्ची का जीवन रुक गया है तो हम इस शहर की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन को रोक देंगे। वे चाहते हैं कि पूरा सिस्टम रुककर उनकी बात सुने। लेकिन जमीनी स्तर पर प्रशासन के लिए एक लॉजिस्टिक दुष्स्वप्न है ना? मतलब एक तरफ पुलिस को उस पशुशाला वाले अपराध स्थल को सुरक्षित रखना है, वहां से वैज्ञानिक सबूत जुटाने हैं ताकि कोर्ट में मामला साबित हो सके, और दूसरी तरफ हाईवे जाम कर रही इस उग्र भीड़ को भी संभालना है। हाँ, अगर वे हाईवे खाली कराने के लिए बल प्रयोग करते हैं तो स्थिति और बेकाबू हो सकती है, जिससे मुख्य मामले की जांच से पूरा ध्यान ही भटक जाएगा। यही वो मोड़ है जहां संस्थागत तंत्र का असली परीक्षण होता है। जी। स्थानीय पुलिस एक साथ दो मोर्चों पर लड़ रही होती है, फोरेंसिक जांच और कानून व्यवस्था। ऐसे में जब दबाव स्थानीय स्तर पर बहुत अधिक बढ़ जाता है तो अक्सर राज्य या राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं को हस्तक्षेप करना पड़ता है ताकि स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके। हाँ, और जनता का जो भरोसा टूट गया है जी। उसे किसी तरह बहाल किया जा सके। और बिल्कुल यही इस मामले में भी हुआ। हाँ। हमें ऊपर के स्तर से एक बहुत ही तेज प्रतिक्रिया देखने को मिली। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW ने इस पूरी घटना का स्वतः संज्ञान या सुओ मोटो लिया, जो कि बहुत जरूरी था इस मामले में। उन्होंने इसे बाल अधिकारों का गंभीर उल्लंघन माना और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR को भी जांच की निगरानी करने का निर्देश दिया। तो इन सब का मतलब क्या है? जी। मेरा मतलब है, एक आम नागरिक के लिए स्वतः संज्ञान कोई कानूनी शब्दकोश का भारी भरकम शब्द हो सकता है। असल में ये काम कैसे करता है? देखिए, स्वतः संज्ञान या सुओ मोटो एक बहुत ही शक्तिशाली कानूनी हथियार है। सामान्य व्यवस्था में क्या होता है, कोई पीड़ित या उसका परिवार थाने जाता है, FIR दर्ज कराता है, तब जाके मशीनरी काम करना शुरू करती है। हाँ, वो आम प्रक्रिया है। लेकिन सुओ मोटो का मतलब है कि आयोग ने किसी के आकर शिकायत दर्ज करने का इंतजार ही नहीं किया। उन्होंने न्यूज रिपोर्ट देखी और खुद ही इस मामले में संज्ञान ले लिया। इसे कॉर्पोरेट ऑडिट की तरह समझें। अच्छा, जैसे किसी स्थानीय ब्रांच में अचानक हेड ऑफिस से ऑडिटर्स की टीम आ जाए। बिल्कुल उसी तरह जब NCW स्वतः संज्ञान लेता है तो वे राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी DGP या स्थानीय पुलिस कमिश्नर से सीधे रिपोर्ट तलब करते हैं। ओहो, मतलब सीधा ऊपर से दबाव। हाँ, अचानक से वो स्थानीय पुलिस स्टेशन पर सिर्फ उस गांव की भीड़ का दबाव नहीं रह जाता, बल्कि दिल्ली में बैठे एक शक्तिशाली आयोग का संस्थागत दबाव आ जाता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि जांच में कोई ढिलाई ना हो और FIR में सही धाराएं लगाई जाएं ताकि मामले को रफा दफा करने की कोई कोशिश ना हो सके। एकदम सही। NCPCR ने भी X पर, जो पहले ट्विटर था, उस पर स्पष्ट रूप से सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता और मुआवजे की मांग की है। और इन आयोगों के दबाव का असर स्थानीय प्रशासन पर तुरंत दिखा भी। हाँ, वो वादे जो पुलिस ने किए हैं। पुलिस ने भीड़ और आयोगों को आश्वासन दिया है कि इस मामले में मात्र 15 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इसके अलावा इस केस को सामान्य अदालत की बजाय फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। और धाराएं भी काफी सख्त लगाई गई हैं। हाँ, मामला पोस्को एक्ट और नए भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के तहत दर्ज किया गया है। राजनेताओं ने भी कठोरतम सजा की मांग की है। लेकिन मुझे बताइए, 15 दिन में चार्जशीट वाली बात मुझे सच में सोचने पर मजबूर करती है। आमतौर पर चार्जशीट फाइल करने में 60 से 90 दिन तक का समय मिलता है। जी बिल्कुल। तो 15 दिन में चार्जशीट फाइल करने की क्या जटिलताएं हैं? क्या ये मुमकिन भी है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है
कि क्या इतनी जल्दबाजी में न्याय की गुणवत्ता से कहीं समझौता तो नहीं हो रहा। देखिए, 15 दिन में चार्जशीट कोई साधारण प्रशासनिक काम नहीं है। यह एक भयंकर लॉजिस्टिक चुनौती है। क्योंकि चार्जशीट ही वो बुनियाद है ना। बिल्कुल, चार्जशीट पुलिस की जांच का वो फाइनल डॉक्यूमेंट होता है जिस पर पूरा का पूरा ट्रायल टिकता है। यानी इसमें सिर्फ पुलिस के ही नहीं बल्कि कई और विभागों की रिपोर्ट भी शामिल होती होंगी। सही कहा। 15 दिन के अंदर पुलिस को पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट चाहिए। उन्हें फोरेंसिक लैब से डीएनए, सीमेन एनालिसिस और फिंगरप्रिंट की पक्की रिपोर्ट चाहिए। बाप रे, इतनी सारी रिपोर्ट्स। और सिर्फ इतना ही नहीं, सीसीटीवी का तकनीकी और डिजिटल प्रमाणन चाहिए और सभी गवाहों के मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाने होंगे। भारत में फोरेंसिक लैब्स पर पहले से ही लाखों सैंपल्स का भारी बैकलॉग चल रहा है। हाँ, खबरें आती रहती हैं कि लैब्स में सालों से सैंपल पड़े हैं। ऐसे में आउट ऑफ टर्न जाकर लाइन तोड़कर इन रिपोर्ट्स को 15 दिन में हासिल करना प्रशासन की पूरी ताकत झोंकने जैसा है। अगर जल्दबाजी में कोई भी सबूत छूट गया तो कोर्ट में बचाव पक्ष का वकील उसी का फायदा उठाकर आरोपी को बचा सकता है। ये तो एक बहुत बड़ा जोखिम है। और फिर आता है पॉस्को एक्ट और फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैक्टर। हमने अक्सर खबरों में सुना है कि पॉस्को बहुत सख्त है, लेकिन कानूनी रूप से ये इतना अलग क्यों है? पॉस्को एक्ट की सबसे बड़ी ताकत इसका वो प्रावधान है जो बर्डन ऑफ प्रूफ यानी सबूत का भार ही पलट देता है। अच्छा, वो कैसे? आपराधिक न्याय प्रणाली का बुनियादी सिद्धांत है कि जब तक दोष साबित ना हो व्यक्ति निर्दोष है। पुलिस को साबित करना होता है कि आरोपी ने अपराध किया है। लेकिन पॉस्को की धारा 29 के तहत अगर कुछ बुनियादी तथ्य स्थापित हो जाते हैं तो अदालत एक प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट यानी दोष की पूर्व धारणा लेकर चलती है। इसका मतलब है कि अब ये आरोपी की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो खुद को अदालत में निर्दोष साबित करे। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कानूनी बदलाव है, एक पैराडाइम शिफ्ट है जो पीड़ित के पक्ष में झुका हुआ है। इसके साथ ही नई भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के प्रावधान आते हैं जो पुराने आईपीसी की जगह ले रहे हैं। हाँ, जो नए कानून लागू हुए हैं। बीएनएस में डिजिटल साक्ष्यों को ज्यादा महत्व दिया गया है और समय सीमाओं को बहुत कड़ा किया गया है। जब इन कानूनों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ जोड़ दिया जाता है तो इसका सीधा मतलब है कि इस केस की फाइल को बाकी लाखों पेंडिंग केसों के नीचे नहीं दबाया जाएगा। मतलब इसकी सुनवाई रोज होगी। लगभग रोजमर्रा के आधार पर इसकी सुनवाई होगी। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम बन जाता है। मतलब घटना हुई, हाईवे जाम हुआ, आयोग आए, 15 दिन में चार्जशीट का वादा हुआ, पॉस्को और फास्ट ट्रैक लागू हुआ। जी, ये ऐसा लगता है जैसे हर बड़े अपराध के बाद व्यवस्था इसी टेम्पलेट का पालन करती है। राजनेता भी आते हैं और कड़े शब्दों में सजा की मांग करते हैं, लेकिन क्या ये संस्थाओं की सक्रियता और ये फास्ट ट्रैक प्रक्रियाएं भविष्य में ऐसे अपराधों को रोक पाएंगी? यही वो बिंदु है जहां हमें अपनी पूरी सोच की, पूरी व्यवस्था की समीक्षा करने की जरूरत है। ये सभी चीजें, पॉस्को, फास्ट ट्रैक कोर्ट, कड़े कानून, ये सब अपराध होने के बाद की प्रक्रियाएं हैं। हाँ, ये तो डैमेज कंट्रोल है एक तरह से। इसे रिएक्टिव या प्रतिक्रियात्मक न्याय कहते हैं। ये न्याय के लिए अनिवार्य है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक कड़वा सच ये है कि कोई भी फास्ट ट्रैक कोर्ट, कोई भी फांसी की सजा उस 4 साल की बच्ची को वापस नहीं ला सकती। बिल्कुल नहीं। हमारी पूरी व्यवस्था अपराध होने के बाद तो बहुत आक्रामक हो जाती है, लेकिन अपराध को रोकने में अक्सर विफल रहती है। असली चुनौती प्रिवेंटिव यानी निवारक उपायों की है। आपकी ये बात मुझे रिपोर्ट के उस एक छोटे से लेकिन बेहद अहम तथ्य की तरफ वापस ले जाती है जिस पर शुरुआत में हमने सिर्फ एक लाइन में बात की थी। आरोपी का पुराना रिकॉर्ड। हाँ, रिपोर्ट में साफ लिखा था कि पुलिस के मुताबिक 65 वर्षीय इस आरोपी का पहले से भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। और ये तथ्य हमारे पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी दरार को, सबसे बड़ी विफलता को उजागर करता है। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट से भी बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, मैं सोच रही थी अगर एक व्यक्ति का क्रिमिनल रिकॉर्ड था तो वो समाज में इतनी आजादी से कैसे घूम रहा था? वही तो। एक आदतन अपराधी एक 4 साल की बच्ची को आसानी से फुसलाकर एक पशुशाला तक ले जाता है और किसी को भनक तक नहीं लगती। ये सिर्फ न्याय प्रणाली की धीमी गति की विफलता नहीं है, ये हमारे उस सामुदायिक सुरक्षा जाल की बहुत बड़ी विफलता है जिसकी बात हम अक्सर करते हैं। हाँ, जिसे कम्युनिटी सेफ्टी नेट कहते हैं। क्या पड़ोस के लोगों को इस व्यक्ति के अतीत के बारे में पता था? क्या स्थानीय पुलिस उसकी गतिविधियों पर कोई नजर रख रही थी? देखिए, जब कोई आदतन अपराधी समाज के बीच लौटता है तो वहां मॉनिटरिंग का एक मजबूत इकोसिस्टम होना चाहिए। कुछ विकसित देशों में तो बकायदा रजिस्ट्री सिस्टम होते हैं जहां आस पड़ोस को पता होता है कि उनके इलाके में कौन रह रहा है। हाँ, ताकि लोग सतर्क रहें। ये यकीन ना हो कि कोई मुझे देख रहा है या मैं तुरंत पकड़ा जाऊंगा। और यहाँ कैमरे ने देखने का काम तो किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बिल्कुल। कैमरा एक निवारक या डिटेरेंट नहीं बन पाया, वो सिर्फ एक जांच का उपकरण बनकर रह गया। और यही वजह है कि कम्युनिटी पुलिसिंग और सामाजिक जागरूकता की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। कानून तो संसद में बनते हैं, लेकिन सुरक्षा सड़कों पर, मोहल्लों में तय होती है। जब तक समाज अपने आसपास के माहौल को लेकर सतर्क नहीं होता, जब तक हम वो सुरक्षा जाल नहीं बुनते, तब तक हम सिर्फ घटना के बाद के परिणामों से ही जूझते रहेंगे। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण को अगर हम समेटना चाहें तो हमने महाराष्ट्र के पुणे की इस भयानक और झकझोर देने वाली घटना की कई परतों को उधेड़ा है।
हमने देखा कि कैसे गोल्डन आवर में डिजिटल फुटप्रिंट यानी सीसीटीवी ने पुलिस को सीधे अपराधी तक पहुंचाया और उस बनालिटी ऑफ इविल को बेनकाब किया जो एक बुजुर्ग के रूप में छुपा था। हाँ, हमने हाईवे जाम करने वाली भीड़ के उस सामूहिक आघात और जो उनका प्रक्रियात्मक देरी के खिलाफ गहरा अविश्वास है उसे भी समझा। साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग के स्वतः संज्ञान और पोस्को एक्ट जैसे कानूनी हथियारों के काम करने के तरीके का भी गहराई से विश्लेषण किया। हमने देखा कि 15 दिन में चार्जशीट दाखिल करना एक कितना बड़ा लॉजिस्टिक और फोरेंसिक टास्क है। ये तो स्पष्ट है कि जब कोई जघन्य अपराध होता है तो कागजों पर बने सुरक्षा तंत्र तो पूरी ताकत से सक्रिय हो जाते हैं। प्रशासन भी जनता के गुस्से को शांत करने के लिए फास्ट ट्रैक न्याय का वादा करता है, लेकिन अंत में एक बड़ा विचार मंथन के लिए सामने आता है। बिल्कुल। रिपोर्ट के अनुसार आरोपी का पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड था और वो एक परिचित इलाके से 4 साल की बच्ची को आसानी से लालच देकर ले गया। ऐसे में हम सभी को ये सोचने की जरूरत है कि क्या सिर्फ अपराध होने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देना और सख्त कानून लागू कर देना ही काफी है, या अब वक्त आ गया है कि आसपास के सामुदायिक सुरक्षा जाल, उस कम्युनिटी सेफ्टी नेट की पूरी तरह से समीक्षा की जाए, क्योंकि न्याय का असली अर्थ अपराध के बाद अपराधी को फांसी देना नहीं है, बल्कि उस अपराध को होने से रोकना है। सही बात है। उस अदृश्य सुरक्षा घेरे को टूटने से बचाना है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। श्रोताओं के लिए ये एक सोचने का विषय है कि हम अपने आसपास कैसा समाज बना रहे हैं।